गुड मॉर्निंग क्लास 10th कृतिका का सेकंड चैप्टर है ये, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग आधा पार्ट जो है पढ़ चुके थे। इस सेकंड वीडियो में हम जो है उसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। अब पहले भाग में आप लोग पहले भाग का वीडियो पहले देख करके, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है मैंने PDF इसकी ग्रुप में सेंड कर दी है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगड़ियो, लोटे के मुँह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ के धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? अगर कहा ना रगड़ के हाथ धो लेना। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया, क्योंकि इस बात की अफवाह चारों ओर फैली हुई थी कि जो परदादी हैं उनकी भगवान से सीधी बातचीत होती है। तो ये बातें जो हैं चोर भी जानता था ये, कि उन्होंने जब ये कहा कि भगवान मेरे बराबर में मतलब भगवान और तेरे सिवा कौन है यहाँ पर, तो उसको ये लगा कि हो सकता है यहाँ पे भगवान वाकई में कोई साक्षात भगवान खड़े हों, तो इसलिए वो डर के मारे पानी लेने चला गया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था, मतलब चोर को जो है चौकीदार ने पकड़ लिया कुएं पर। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया सो रोमांच का धंधा छोड़ खेती से लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा, मतलब जब लेखिका ने उसे देखा, तो वो बड़ा भला मानुस बूढ़ा सा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियाओं के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर रो मानी रही। अब लेखिका जो है उसको लड़की होने के बावजूद घर में पूरी तरह से जो है आज़ादी थी अपनी तरह से ज़िंदगी जीने की, तो उसको उसके मन में कभी उनके मन में कभी इस चीज़ को लेकर कोई हीन भावना नहीं आई। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या ये कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो दिल्ली में जो है सभी लोग लाल किले पर जा कर के और जश्न मना रहे थे आज़ाद होने की, परंतु लेखिका उस समय बीमार थी, टाइफाइड से पीड़ित थी, इसलिए उसे उसके पिताजी ने वहाँ पर नहीं जाने दिया। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो हर बात से सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, चुप्पी साध गए। मैं दस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा एक लौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझ पाती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कामजोव उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ था, सो कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब पलायन कर चुके थे, मतलब सभी लोग आज़ादी के जश्न में शामिल होने जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम करूं। उस वक्त ब्रदर्स कामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। मतलब एक 9 साल की बच्ची को जो है वो ब्रदर्स कामजोव की जो बुक थी वो पढ़ने के लिए देने का क्या मतलब था उनके पिताजी का, ये कभी भी लेखिका को समझ में नहीं आया। वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में
गड़म गड़म हो गए। कितनी पहली बार में समझ में आया, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। मतलब उस किताब का ऐसा असर लेखिका पर रहा कि जब लेखिका ने अपने खुद की कहानियाँ लिखनी शुरू की तो उसमें कहीं ना कहीं उस किताब की जो है झलक उस उनकी कहानियों में नज़र आती थी। पहले के ज़माने में जो है मनोरंजन के इतने साधन नहीं होते थे, तो लोग अपना समय व्यतीत करने के लिए किताबें पढ़ते थे। तो किताबें पढ़ना उस समय काफ़ी प्रचलन में था। माँ जी की मन्नत का असर यह रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का नाम अपनाने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। नारीवाद का आंदोलन से मतलब था कि नारी को आज़ादी देना या उनके लिए कुछ मौलिक अधिकार, उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए जाना, उन्हें भी जो है बराबरी का हक दिए जाना, इन सब चीज़ों के लिए भी उसी समय से आंदोलन शुरू हुए थे। तो कुछ लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि शादी के बाद वो पति का सरनेम नहीं लगाएं और अपना जो पिताजी का सरनेम है वही जारी रखें। लेकिन इन लोगों को अपने शादी के बाद जो है पति का सरनेम अपनाने में कोई जो है कठिनाई नहीं हुई। इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन घर का नाम है गौरी, बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बातें जमाने की सुन ली थी कि उनका एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर से उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है। वक्त के बदलाव को देखते हुए वह अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-2 4 नहीं होना पड़ता था। पहले जब कोई लेखक कोई बुक या कोई किताब या उपन्यास, कोई कहानी या नाटक लिखता था तो उसकी आलोचना के बाद उसका उसे एक नए रूप में किसी दूसरे लेखक द्वारा उसे प्रकाशित किया जाता था। तो मतलब सब अपने अपने जो है विवेक से सोच करके उस कहानी को जो है अपने तरीके से प्रस्तुत करते थे। खैर मैं अपनी ही नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहूँगी जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई, यानी लेखिका की बहनें। लेखक नहीं बनी, जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। मतलब जो लेखिका बहनें थी वह भी काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी थी और जो जिन्होंने लेखन कार्य नहीं किया वह भी काफ़ी प्रसिद्ध थी। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि
यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है, यानी एक अपना रईसी दिखाने का प्रतीक मानती थी, जो शायद था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फ्री करने की लाचारी का भी। माँ तो सभी चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर हैरान परेशान होती। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थीमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथों में दे गया था। मतलब जो रेणु थी वो काफ़ी जिद्दी थी। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज़ था, मतलब परीक्षा देने से उसे परहेज़ था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए की परीक्षा देने की बारी आई तो वह अड़ गई। उसने कहा, पहले मुझे समझाओ कि मैं बीए क्यों करूं, तभी मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ इसका कोई फ़ायदा है तो मैं परीक्षा दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो माँ पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। यानी पिताजी ने कहा कि बीए की परीक्षा देनी है, बीए पास करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो सारे तर्क बेकार गए और माता पिता की जिद जो है वो काम कर गई थी वहाँ पर। माँ बाप के काम आता रहा। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी। बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रहती थी। इसीलिए परीक्षा में उसके नंबर कम और वह जिसको पढ़ाया करती थी उनके नंबर ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी नहीं उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। मतलब उसने जिस लड़के को पसंद किया था वो लड़का भी नहीं जानता था कि वह लड़की उससे शादी करना चाहती है। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वह करके ही रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वह होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। मतलब जो चित्रा थी वो भी जो है लेखिका बन गई। एक बात हम सब में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से भले हमने न चलाया हो, परंतु उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे ज़िंदगी भर कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी हो चलाया हो। कगार तोड़ डूबी नहीं, शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि पति बदलने से कोई हासिल नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी लें तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहाँ पति पत्नी आपस एक साथ पिक्चर देखने भी नहीं जाते थे, और जाते भी थे तो अलग अलग जो उनके बैठने की पंक्तियां थी वो जो आदमियों की कुछ और अलग थी और औरतों की अलग थी। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई।
तब तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप जो पादरी होते हैं चर्च के, उनको कहा जाता है, से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ वह स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मतलब जो मिशनरी स्कूल्स हैं वो सभी वैसी जगह पर खोले जाते थे जहाँ पर कि क्रिश्चियनों की संख्या ज़्यादा थी। आगे एक प्रश्न भी है कि धर्म के आधार पर जो है स्कूल खोलना कहाँ तक तर्कसंगत है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार मतलब आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्त आप हमें यह यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 सालों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, आप किसी भी चीज़ के बारे में यह यकीन नहीं दिला सकते कि वह अगले 100 साल तक चलेगा। वह भी गुस्सा हो गए और बोले कि खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय कर लिया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उससे मान्यता भी दिलाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और कुछ पागल लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। लेखिका के बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में शहरों के अलग अलग स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु से मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच की बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाते हैं। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले से फाइलें पानी में तैरती नजर आई। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा था, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थोड़ी रुक गई। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था कि स्कूल बंद था, तो वह स्कूल सही में बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया। पर रेणु को इसका कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर वापस पहुंची। सबने कहा हमने तो पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लब करते हुए सुनसान शहर में अकेले अपनी धुन में अपनी मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस पार्ट के प्रश्नोत्तर मैंने PDF सेंड कर दी है ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिए। आप अपनी कॉपी ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कॉपी के जो है मार्किंग होगी, तो आपको कॉपी में अपनी कॉपी जो है कंप्लीट करके रखना है। जो बुक में जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कॉपी में लिखना है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करती हूँ वो आपको यहीं से आप पढ़ सकते हैं।